विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कर रहे हैं आज हम लोग, द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे उनसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेकर क्या कर रखा है इसमें समाविष्ट होता है। इसलिए क्या है कि कभी कभी 5, 6, 7 नंबर मिल जाते हैं पहले चैप्टर से। होते तो वो अलग अलग चैप्टर्स के हैं, लेकिन क्या है कि उन सब चैप्टर्स के सोर्सेस क्या कर रखे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ढंग से करना है। पहला दिन है आज हिस्ट्री का, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी मानी जाती है, ये आप लोग जानते हैं। आपने कई देश देखे होंगे, अमेरिका जैसा विकसित देश भी देखा होगा और विश्व के कई ऐसे देश देखे होंगे जो बहुत विकसित हैं, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी है। किस चीज की? संस्कृति की। उनका अपना कोई पीछे सभ्यता नहीं है, पीछे की कोई। अगर अमेरिकन से आप पूछोगे कि आपके पास कोई सभ्यता है पुरानी, तो वो ये बोलेंगे कि बस इसी चीज में हम गरीब हैं, सभ्यता हमारे पास कोई नहीं है। हाँ, अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके पास सभ्यता है, वो बोलेंगे हाँ आइए पिरामिड देखिए हमारे 5000 साल पुराने। वो आपको पिरामिड्स दिखाएंगे और पिरामिड देख के आप खुद हैरान हो जाओगे, है ना। 100 गज जमीन पर मकान बनाना इतना कठिन लग रहा है हमको और आपको। उस जमाने में उन लोगों ने इतने ऊंचे पिरामिड बना दिए जिसका एक एक ब्लॉक इतना बड़ा है जितनी बड़ी एक क्लास है, ये इतना पार्ट, इतने बड़े बड़े पत्थर और बिल्कुल पूरे पहाड़ के पहाड़ खड़े कर रखे, है ना। चाइना में जाएंगे आप, वहां पर सभ्यता दिखेगी आपको, प्राचीन सभ्यताएं जो होती हैं। आप मेसोपोटामिया इराक में जाएंगे, वो अपनी पुरानी सभ्यताएं दिखाएंगे। आप माचू पिचू के खंडरों में जाएंगे, वो अपनी सभ्यताएं दिखाएंगे। आप क्या नाम है, और अन्य देशों में जाएंगे, सभ्यता दिखेगी। और हमारी जो सभ्यता है वो बड़ी अद्भुत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि यार हम ही नहीं है सभ्य, हमसे पहले के जो लोग थे वो हमसे ज्यादा क्या थे, सभ्य थे, है ना। हम तो टेढ़े मेढ़े मकान बना रहे हैं, हमारी सड़कें क्या है पानी से भर जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में उन लोगों ने बड़ा गजब का ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम बनाया अपने यहाँ, बड़े गजब की क्या मकान बनाए और बिल्कुल सिस्टमेटिक जिसे बोलते हैं एक पैटर्न पर बनाए, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी मानी जाती है। वैदिक आर्यों के निवास स्थान सिंधु घाटी में ही था। आर्यों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर मनुस्मृति, अब ये मनुस्मृति को याद रखना आपने, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो कौन सा है? मनुस्मृति है। मनुस्मृति में कुछ शब्दों का प्रयोग, कुछ शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, जैसे ब्रह्मवर्त। क्या हुआ है? ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश। अब नोट करना है आपने, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, आर्यावर्त, इन शब्दावलियों का उल्लेख हुआ है जो कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को इंगित करने के लिए किया गया था। अब जो क्वेश्चन बना वो ये बनता है कि ब्रह्मवर्त कहां पर था, या आज अगर हम ब्रह्मवर्त को ढूंढेंगे तो वो कहां पर मिलेगा? तो इसका आंसर है सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का क्षेत्र। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। पहले बता दूं कि थोड़ी दूर पे हमें उत्तराखंड पीसीएस जो कि पहले कोई पेपर हुआ है, वहां पर उसने ये पूछा कि ब्रह्मवर्त किन 2 नदियों के बीच का स्थान था, तो आपने बोलना सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का क्षेत्र। याद रहेगा? ठीक है। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है अब, लेकिन उसके अवशेष अभी भी मिलते हैं, कई जगहों पर मिलते हैं, हरियाणा में दिखते हैं, है ना। तो ब्रह्मवर्त, सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का क्षेत्र। दूसरा ब्रह्मर्षि देश पूछता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा कि ब्रह्मर्षि देश किसे कहा गया है, तो आंसर बोलना है आपने गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र जो है वो क्या है? ब्रह्मर्षि देश है। क्या है? दोआब बोलते हैं 2 नदियों के बीच का उपजाऊ स्थान। दोआब किसको बोलते हैं? 2 नदियों के बीच का उपजाऊ स्थान। 5 नदियों के बीच के उपजाऊ स्थान को हम पंजाब बोलते हैं। आब, पंजाब, पंजाब, समझ में आ गया? ठीक है। तो ब्रह्मर्षि देश क्या? गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र। ये भी बता दूं, आर्य एकदम से गंगा यमुना के द्वाबों में नहीं आए थे, बाद में आए थे। कौन आए थे? विधेय माधव। कौन आए थे? आर्य जब आए मध्य एशिया से तो वो तो पहले जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर रहे, पंजाब जहां पे 5 नदियां हैं उनके आब में रहे। उसके बाद धीरे धीरे वो पूर्व की ओर बढ़े और उसमें सीधे सीधे उल्लेख कर रखा कि पूर्वी भारत का आर्यकरण किसने किया, तो आंसर विधेय माधव ने किया। किसने किया? विधेय माधव ने किया। और बड़े सांकेतिक भाषाओं में लिखा हुआ उन्होंने कि विधेय माधव ने अग्निदेव को क्या किया? आह्वान किया। अग्निदेव का आह्वान किया, घृत लिया, घृत मतलब घी,
और क्या किया, घृत जैसे ही डाला वैसे जमीन पर, मतलब वैसे ही अग्निदेव प्रकट हुए। फिर अग्निदेव आगे आगे चलते रहे और पीछे पीछे विधे माधव चलते रहे। क्या चलते रहे? विधे माधव चलते रहे और सदा नीरा पर जाकर अग्निदेव रुक गए। अब इस लाइन का मैं मतलब बता देता हूं आपको, सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ कि विधे माधव ने पूर्वी भारत का आर्यकरण कैसे किया होगा। जब गंगा यमुना के दोआब जहां आज आपको खेती बाड़ी दिखती है, वहां जंगल रहा होगा, इतना घना जंगल रहा होगा कि रास्ते नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो क्या किया गया कि जंगलों को जलाया गया होगा उस जमाने में। क्या किया गया होगा? और जंगलों को किससे जलाया जाता है? अग्नि से। और अग्नि को आर्य लोग क्या मानते थे? देवता मानते थे। और अग्नि को भड़काने के लिए क्या घी का काम किया जाता था? पेट्रोल तो था नहीं, डीजल भी नहीं था, मिट्टी का तेल भी नहीं था। तो जो सांकेतिक भाषा में लिखा हो बिल्कुल ठीक लिखा। और फिर बोलते हैं कि आगे मतलब जंगलों को जलाते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन सदा नीरा, गंडक को बोलते हैं, एक नदी है नेपाल से आती है, शालिग्राम ही बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शालिग्राम नामक एक फॉसिल्स, मतलब एक पत्थर पाया जाता है। जियोलॉजिस्ट उसको फॉसिल्स बोलते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ठीक है, तुलसी के साथ पूजा की जाती है विष्णु के रूप में, है ना। उस पत्थर को अगर आप फोड़ेंगे तो अंदर से क्या कुछ डिजाइन दिखता है। जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर बोलते हैं कि 1 करोड़ साल जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हो रहा था, यानी हिमालय का उत्थान हो रहा था, उस समय कोई जीव जो दब गया है उसका फॉसिल है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो उसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो नदी को पार नहीं कर पाए, क्योंकि किसी जमाने में भाई गंडक नदी में बहुत पानी रहा होगा, अग्निदेव उसको पार नहीं कर पाए, तो विधे माधव भी वहीं पर आकर रुक गए। आर्य जो संस्कृति है वो वहीं पर आकर क्या हो गई? रुक गई। आज भी आर्य संस्कृति बताए, आज तो परिवहन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जो प्योर आर्य संस्कृति दिखती है वो गंडक तक दिखती है। उसके बाद फीचर्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होने शुरू हो जाते हैं? रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। आंखों के जो आपके स्लिटिंग आईज शुरू हो जाती हैं, स्लिट जो आईज होती हैं वो मंगोलाइट फीचर शुरू हो जाते हैं। जब जैसे जैसे आप ब्रह्मपुत्रा वाली साइड में जाएंगे तो फीचर्स क्या दिखेंगे आपको? चेंज दिखेंगे। इतना समझ में आ गया। तो ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, ये क्लियर हो गया। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मर्षि देश तो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। ब्रह्मवर्त अगर बोलेगा तो सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच का क्षेत्र, याद रहेगा। ठीक है। तीसरी, मध्य देश। मध्य देश बोला गया हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र। फिर इस पर कहानी बता दूं कि जब आर्य इस तरफ को आए तो हिमालय से लेकर विंध्य के क्षेत्र तक चलो विस्तार हो गया आर्य संस्कृति का, लेकिन विंध्याचल को पार नहीं किया आर्य संस्कृति ने। अब विंध्याचल को पार करने का काम कौन करते हैं? अगस्त्य ऋषि करते हैं। कौन करते हैं? ऋषि अगस्त्य। नाम सुना होगा आपने, रामायण देखी होगी अगर, तो भगवान अगस्त्य को बुलाया जाता है। जब लंका जाना होता है तो भगवान राम को बताया जाता है, किसके द्वारा? जामवंत के द्वारा, कि एक ऋषि हैं जो एक आचमन में पूरा समुद्र पी जाते हैं। आचमन मतलब एक छोटा सा जो पात्र होता है तांबे का, है ना, एक आचमन यूं उठाएंगे और पूरा समुद्र क्या करेंगे? पी जाएंगे। सुना है अगस्त्य मुनि जी के बारे में? अगस्त्य मुनि एक हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ना, मंदिर है वहां पर अगस्त्य मुनि जी का। तो अगस्त्य ऋषि जो थे उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, आर्य संस्कृति को विंध्याचल के पार लेके गए। उनके पुत्रों ने अनारियों के साथ विवाह किया और जो उसके बाद पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें आंध्र कहा गया। आंध्र प्रदेश सुना है? उन्हें क्या कहा गया? आंध्र कहा गया। यानी आंध्र के जो लोग हैं वो आर्य और अनार्य दोनों क्या मिक्स जिन्हें बोलते हैं। समझ में आ गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन है बढ़ता, दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? तो अगस्त्य ऋषि ने किया। कृपया पेन चलाते रहिए भाई। अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया यहां से कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया, तो आंसर अगस्त्य ऋषि ने किया। जितना पेन चलाओगे उतना बढ़िया रहेगा। कितना समझ में आ गया? अब मैं फिर बता रहा हूं आर्यव्रत। क्या बता रहा हूं? अब मैं बता रहा हूं आर्यव्रत के बारे में। मध्य देश आपकी समझ में आ गया, हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र। आर्यव्रत, जब आर्यों का विस्तार पूर्वी भारत में भी हो गया, कहां? पूर्वी भारत में भी हो गया, तब पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच का भूभाग जो है उसको आर्यव्रत कहा जाता है। एक बहुत पुराना नाटक है, दूरदर्शन पे आता था किसी जमाने में, मैं दिल्ली हूं। क्या हूं? मैं दिल्ली हूं। उसकी स्टार्टिंग आर्यों के आक्रमण से ही कर रखी है। ठीक है, तो उसको देखना एक बार अगर मिल जाएगा यूट्यूब पर, मैं दिल्ली हूं। तो मैंने कहा जब आर्यों का विस्तार पूर्वी भारत में भी हो गया, कहां हो गया? पूर्वी भारत में भी हो गया, तब पूर्वी समुद्र, बंगाल की खाड़ी,
पूर्वी समुद्र किसको बोल रहे हैं हम? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र यानी अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। पश्चिमी समुद्र तथा हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच के भूभाग को क्या कहा गया? आर्यव्रत कहा गया, है ना, ठीक है। अच्छा, उससे भी पुराना नाम जो है हमारा वो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप है, भारत खंडे, भारत खंडे उत्तराखंड, सुना है? नेगी जी ने गाना गाया, एक कथा सुनाई उन्होंने। चलो, इस देश का नाम ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर ही किया गया। अब ये भी समझ लो, ये बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि आर्य जो है वो श्रेष्ठ जन थे। वो क्या थे? श्रेष्ठ थे। आर्य क्या थे? श्रेष्ठ जन थे। और ये मध्य एशिया से आए। कहां से आए? मध्य एशिया से आए। तो इस देश का नाम ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। ऋग्वैदिक 5 जनों में सबसे शक्तिशाली जन, जन मतलब ट्राइब, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। किसके नाम पर? दरअसल जो आर्य थे वो कबीलाई संगठन थे, क्या बताया जाता है? इसीलिए आर्य संस्कृति के कुछ नगरीय अवशेष नहीं मिले हैं हमें। क्या नहीं मिले भाई? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रह रहे थे वो नगरीय सभ्यता थी। वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और जब आर्य आए, कौन आए? आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों ने अपना निवास बनाया, तो वो नगरीय सभ्यता में नहीं रहे, वो कबीलाई संस्थाओं में रहे। किसमें रहे? हालांकि वो अपने साथ वेद लेके आए, मतलब वेद लेके आए जिन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब जिन्हें पुरुषों द्वारा रचित नहीं किया गया, जिन्हें देवताओं द्वारा रचित किया गया। समझ में आ गया? ठीक। तो ऋग्वैदिक 5 जनों में, ऋग्वैदिक जो 5 कबीले हैं बड़े, उनमें सबसे बड़ा कबीला कौन सा है? भरत। उसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ आख्यानों में यह भी बोला जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। पर आपने अभी इतिहास की दृष्टि से ये बोलना है कि ऋग्वैदिक 5 जनों में जो सबसे शक्तिशाली जन था या ट्राइब थी भरत, उसके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। सबसे पहले पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में भारत का उल्लेख हुआ है। अब आपसे अगर कभी प्रश्न पूछ लिया कि भारत शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है, तो आंसर पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक है। सबसे पाणिनि इतने विद्वान थे कि उन्हें ये उस एज को ही पाणिनि एज कहा जाता है। जिस कालखंड में पाणिनि पैदा हुए उस कालखंड को क्या कहा जाता है भाई? पाणिनि एज कहा जाता है। गांधार के निवासी थे पाणिनि। कहां के निवासी थे? गांधार के निवासी थे। गांधार नाम सुना है? गांधार नरेश शकुनी का नाम सुना है? और शकुनी की बहन का नाम गांधारी। तो गांधार का निवासी था कौन? पाणिनि गांधार के निवासी थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की जो विषय वस्तु है वो संस्कृत व्याकरण पुस्तक है। लिखते रहो, और ये छोटे छोटे पेजों में नहीं चलेगा, A4 साइज के व्हाइट पेज में लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे क्रम में मैं बता रहा हूं, अभी घसीटा और घर में जाकर उसको सुंदर सुंदर राइटिंग से क्या करें? लिखने की कोशिश करें। राइट मोर, रीड वचन, थिंक मोस्ट। तो सर्वप्रथम पाणिनि ने की जो अष्टाध्यायी है उसमें एक प्रदेश के रूप में भारत का उल्लेख हुआ। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है हमें? आंसर पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है। अच्छा, वायु पुराण में, वायु पुराणों की संख्या कितनी है? और उसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है? 18 पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण के बाद के पुराणों में जब हम पढ़ते हैं तो एक पुराण आता है वायु पुराण। उसमें दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है भरत, उसका उल्लेख हुआ है, जिसके नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। अब दो क्या आ गई? विचारधाराएं आ गई। एक बोलती है, एक विचारधारा इतिहासकारों की ये बोलती है कि जो भारत नाम पड़ा है वो सबसे जो ताकतवर कबीला था, सबसे ताकतवर जो ट्राइब थी या जन था, भरत, उसके नाम पर पड़ा। और जो आपका वायु पुराण है वो ये बताता है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर क्या हुआ? इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। और भरत का जन्म भी यही उत्तराखंड में ही हुआ। कहां? कण्वाश्रम चौका घाट, कण्वाश्रम चौका घाट, है ना।
कहानी तो सुनी होगी, विज्ञान शाकुंतलम सुना है आपने? किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा, कालिदास के 3 नाटक कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम में तो शकुंतला और दुष्यंत का प्रणय प्रसंग है। विक्रमो उर्वशीयम में राजा पुरुरवा और उर्वशी का प्रणय प्रसंग है। मालविका अग्निमित्र, मालविका एक राजकुमारी है, अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, उसके प्रणय प्रसंग के बारे में किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। तो कालिदास के 3 नाटक हैं, बाकी काव्य हैं उसके, है ना। बड़ा विद्वान व्यक्ति था कौन? कालिदास। नवरत्नों में से एक था। इसमें से नवरत्नों में से एक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, जब गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे हम एना डोमिनी में, तो वहां पर नवरत्नों में से एक व्यक्ति जो होगा वो कालिदास होगा। और ये उत्तराखंड में जब आप कालिदास का नाम लेते हैं तो आपने ये बोलना है कि कालिदास की जन्मभूमि भी उत्तराखंड ही मानी जाती है। रुद्रप्रयाग जिले में कविल्ठा उनका जन्म स्थान माना जाता है। और ये माना जाता है कि काली मठ की जो काली माई है, वहां पर उन्होंने अपनी जिह्वा क्या कर दी थी? भेंट कर दी थी। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है, कालिदास। रघुवंश पढ़िए उनका, ऋतुसंहार पढ़िए उनका, मेघदूत पढ़िए उसमें, है ना। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी की कथा का वर्णन कर रखा उन्होंने। किसका? और यक्ष को श्राप मिल जाता, वो पृथ्वी लोक पर होता है, यक्षिणी वहीं रह जाती है ऊपर स्वर्ग लोक में। मैसेज भेजना होता है, मोबाइल था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, फेसबुक था नहीं, तो किसको दूत बनाया? मेघों को दूत बनाया। किसको? तो उसमें मेघदूत के मेघों के माध्यम से उन्होंने मैसेज भेजा। किसको? यक्षिणी को, कि मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कुशलता पूर्वक होंगे। ऐसे पहले चिट्ठी में लिखते थे, ठीक है, बादल के माध्यम से। मेघ बोलो, मेघ, बादल हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। प्रजन्य बोलो, या तो क्या बोलो? प्रजन्य, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो जी। तो वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख हुआ है, जिसके नाम पर इस भूभाग का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप संज्ञा से अभिहित किया गया। क्या किया गया? जम्बू द्वीप भी भारत का ही नाम है। जम्बू द्वीप भी किसका नाम है? भारत। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप संज्ञा से अभिहित किया गया। ऐतिहासिक कालीन अभिलेखों में सबसे पहले भारतवर्ष नाम जो मिलता है वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? अब फिर क्वेश्चन पूछेगा, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका? हाथी गुम्फा मतलब हाथी गुफा है, गुम्फा मतलब गुफा। उड़ीसा अगर आप जाएंगे, उड़ीसा में एक पहाड़ी पर आपको हाथी गुम्फा अभिलेख मिलेगा, और वहां पर आपको खारवेल शासक का हाथी गुम्फा अभिलेख, वो अभिलेख किसने खुदवाया? खारवेल ने। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और खारवेल जो किस वंश से है भाई? चेदी वंश का है। किस वंश का है? चेदी नरेश। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां से मिला है? उड़ीसा से मिला है। और अगर मैं गुजरात में आऊंगा तो किसका मिला है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उड़ीसा में हमें चेदी शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। और अगर वेस्ट में आते हैं हम गुजरात में, तो वहां पर हमें किसका? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गिरनार अभिलेख। गिरनार की पहाड़ियां है ना वहां पर, इसलिए गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ जगह का नाम है तो जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। बस अंतर इतना है कि चेदी शासक खारवेल भारतीय है, जबकि गुजरात में जो शासक लिखवा रहा है वो क्या है? शक शासक है, विदेशी है। शक शासक रुद्रदामन। और शकों की कौन सी शाखा का है? वो कार्दमक शाखा का है। शकों की कार्दमक शाखा का शासक है कौन? रुद्रदामन। तो याद रहेगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगर इन पॉइंट्स में आप सो गए तो फिर सोए रहेंगे, और इन पॉइंट्स को अगर आप जागृत होकर याद कर लोगे तो आने वाले समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप दोगे वहां पर आपको प्रश्न मिलेंगे, और उन प्रश्नों का अगर आपने सर्कल सही लगा दिया तो उस पर नंबर मिलेगा। और अगर वो नंबर सही मिल गया तो मेंस लिखने को मिलेगा, मेंस लिख दिया सही तो इंटरव्यू देने को मिलेगा, और इंटरव्यू अगर सही निकाल दिया तो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी। 2 ऑप्शन है आपके पास। कौन कौन से? एक, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के इतिहास बहुत कठिन विषय है ना, बोरिंग विषय है, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता।
लेकिन अगर आप याद करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ तो काफी कुछ मिलेगा आने वाले समय में। चलिए जी, तो मैंने क्या बताया आपको, खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम मिलता है। भारत नाम मैंने बता दिया आपको कहां पर मिलता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं भारतवर्ष नाम जो है खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त शब्द इंडिया, जो इंडिया शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है इंडोई, उससे मानी जाती है उत्पत्ति किसकी? इंडिया की। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें पहले आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया और भारत ये दो नाम मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडिया शब्द आया कहां से? तो ये बताया जाता है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस, सिंधु नदी को क्या बोलते थे रोमवासी? इंडस, एवं उसके पूर्व स्थित भाग को इंडिया संज्ञा से अभिहित करते थे। पारसियों यानी ईरानियों, पारसी जब मैं बोलूंगा, जब फारस जब मैं बोलूंगा ईरान, वहां के जो लोग थे वो पारसी, पारसी यानी ईरानी, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू, सिंधु नदी को हिंदू, क्योंकि उनकी बराखड़ी में जो अ आ ई होते हैं वहां पर क्या नहीं होता, सौ नहीं, सौ को ह पढ़ा जाता है, सौ को क्या पढ़ा जाता है? हाँ, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू और इस प्रदेश को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया, हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। तो अब आपको ये पता चल गया कि पारसियों ने यानी ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू, और वहीं से हमें हमारी जो नामकरण हो गया वो क्या हो गया? हिंदू। ये समझ में आ गया? ठीक है। चीनी स्रोतों में भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया गया। जो हमारे देश का नाम है वो क्या है? चीनी नाम क्या है? यिनतु। क्या है? तो अगर कभी चाइना जाना हो आपका, कभी पासपोर्ट वीजा लग गया, आपका वीजा लग गया, तो वहां जब कोई पूछेगा टू विच कंट्री डू यू बिलोंग, आपने बोलना आई एम फ्रॉम यिनतु। क्या बोलोगे? फ्रॉम यिनतु। पोलो हीमो पूलो, है ना? किसने बोला था? अरे भाई किसने बोला था? बोलना आई एम फ्रॉम मोयुलो। पहले बोलना है फ्रॉम यिंतु, यिंतु मतलब भारत, और यिंतु में भी कहां से हूं मैं? मोयुलो से। मोयुलो मतलब मयूरपुर, मयूरपुर मतलब हरिद्वार। हाँ, वेनसांग ने बोला था। ऋषिकेश का नाम शायद ना जानते हो चाइनीज, लेकिन हरिद्वार का नाम जानते होंगे। मोयुलो बोलोगे तो मयूरपुर है हरिद्वार का पुराना नाम, माया नगरी, है ना? चलो, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो ये हुई है वो यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द हिस्टोरिया, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? जानना या ज्ञात होना। इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हु रोड द बुक हिस्टोरिका? ये आईएएस जैसे परीक्षाओं में पूछा गया। यानी हिस्ट्री के पिता जो है, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो कौन है? हेरोडोटस है, और उनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। वहीं से हिस्ट्री शब्द हमने क्या किया, वहीं से हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, और हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इतना समझ में आ गया? हिस्ट्री को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने में हेरोडोटस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण सिसरोन ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता की संज्ञा से अभिहित किया है। अब आपसे पूछेगा कि इतिहास का पिता कौन है, तो आपने बोलना हेरोडोटस, लेकिन फिर पूछेगा कि हेरोडोटस को सबसे पहले इतिहास का पिता किसने कहा, तब आपने बोलना है सिसरो ने। किसने बोला है? सिसरो ने। विद्वान सिसरो ने क्या माना है? इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। ठीक है, तो मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन क्या है? इतिहास है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ था, इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ था। भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। अब फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि इतिहास एग्जैक्ट शब्द नहीं मिला अथर्ववेद में, इतिहास शब्द जो है वो वैदिक शब्द नहीं है, लेकिन इतिहास से मिलता जुलता, जो हिस्ट्री से मिलता जुलता जो एक शब्द है वो सबसे पहले कहां पर मिलता? अथर्ववेद में। इसमें भाई 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। त्रय विद्या में 3 वेदों को रखा जाता है, खाली
3 विद्याएं जो हैं उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को रखा जाता है। अथर्ववेद बाद में लिखा गया, ठीक है। तो अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख हुआ है। छांदोग्य उपनिषद, अब जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, सबसे पहले उपनिषद का मतलब समझ लीजिए। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। ये आईएएस का क्वेश्चन है। क्या पूछा? उपनिषद मतलब क्या होता है? तो आंसर समीप बैठना। उपनिषद मतलब, ध्यान दें भाई, उपनिषद मतलब समीप बैठना। और अगर मैं पूरी चीज बोलूं, पूरा अर्थ बताऊं, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना उपनिषद का मतलब है। 108 संख्या है उपनिषदों की, है ना। उसमें प्रत्येक वेद के अपने उपनिषद हैं। उसमें एक उपनिषद जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद, छंद योग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद का उपनिषद है। किसका है? सामवेद के उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया बहुत साल पहले, है ना। कईयों के जन्म नहीं होंगे जब उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया कि पंचम वेद किसे कहा जाता है। आंसर इतिहास को। और कहां पर कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है? आंसर सामवेद का उपनिषद। क्लियर हो गया? भारतीय परंपरा में, अच्छा, महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है भाई। महाभारत को भी क्या कहा जाता है? पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। किसको? किसने लिखी महाभारत? महर्षि वेद व्यास। बोलिए, वेद व्यास कोई सड़क में चलने वाले साधु नहीं है। महर्षि वेद, महर्षि वेद व्यास किसने लिखी है? और रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, ठीक है। तो ठीक है, महाभारत को भी पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतीय परंपरा में इतिहास को विभिन्न विधाओं या विषयों का समुच्चय माना गया है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को समाहित किया है। कौटिल्य कौन? विष्णुगुप्त, चाणक्य के पुत्र चाणक्य, है ना। किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु, राजगुरु, है ना। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले कौन? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम उन्हीं के हैं। कुटिल नीति के कारण उन्हें कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य के पुत्र थे इसलिए चाणक्य कहा जाता है। वैसे उनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त, है ना। पाटलिपुत्र से कहां गए अध्ययन करने के लिए? तक्षशिला गए। तक्षशिला कहाँ है आज? पाकिस्तान में है। उसके ध्वंसावशेष जो है पाकिस्तान में है। और इंडस और झेलम के बीच में एक स्थान पड़ता है सरकप, वहां से उसके ध्वंसावशेष मिले हैं। किसके? तक्षशिला के। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तो यहां से वो इन्होंने अध्ययन किया। किन्होंने भाई? चाणक्य ने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, ठीक है। यहाँ पर अध्ययन किया और अध्ययन करते करते बड़े मेधावी थे, इसलिए यहाँ के आचार्य भी बन गए। बहुत बड़ी चीज होती है कि जिस डिग्री कॉलेज में आप पढ़े वहीं के प्रोफेसर बन गए, है ना। इसका मतलब क्या है? औरों की अपेक्षा आपने ज्यादा अध्ययन किया, ठीक है, पढ़ गए। उसी समय अलेक्जेंडर का आक्रमण हो गया। तो जो बुद्धिजीवी होगा, जो दूरदृष्टा होगा, वो बड़ी दूर तक सोचेगा, चिंता होगी उसे अपने देश की, ठीक। तो क्या बताया जाता है कि मगध नरेश धनानंद के पास पहुंचे, धनानंद ने अपमान कर दिया। कुरूप थे थोड़ा चाणक्य। क्या थे? कुरूप थे, मतलब रूपवान नहीं थे, अपमान कर दिया। तब चाणक्य ने कहा कि शिक्षक को साधारण मत समझो धनानंद, शिक्षक की गोद में क्या प्रलय और निर्माण पलते हैं। अपनी शिखा खोली उन्होंने कहा तब तक नहीं बांधूंगा। 2 प्रण लिए उन्होंने, जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, नंबर 1। और दूसरा उन्होंने कहा जब तक मैं यवन सत्ता से भारत को क्या नहीं करा देता, मुक्त नहीं करा देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वो जानते थे कि आज अलेक्जेंडर सीमाओं पर है, कल को वो अंदर आएगा देश के। धनानंद को जब समझाया, धनानंद ने कहा कि मेरे देश पर थोड़े आक्रमण किया उसने सीमाओं पर आक्रमण किया है। तो चाणक्य ने यही तो समझाया, आज उसने सीमाओं पर आक्रमण किया है, सीमाओं पर उसने अपनी छत्रपियां स्थापित कर दी है। छत्रपी मतलब गवर्नर। और ये भी समझा दिया कि अलेक्जेंडर अगर वापस चला भी गया, मर भी गया, तो उसके छत्र समाप्त नहीं होंगे। उसके सैनिक जो स्कंदावार जो बनाए उन्होंने, वो तो वहीं पर रहेंगे। और जो दूसरी संस्कृति जब हमारे देश की संस्कृति पर अटैक करेगी, तो आगे चलकर क्या होगा? संस्कृतियों में क्या होगा? टकराव होगा। क्या होगा भाई?
टकराव होगा, उस टकराव से बचने के लिए अभी जो आक्रांता है उनको रोकना पड़ेगा। लेकिन धनानंद की समझ में नहीं आया, विलासी राजा था, क्या था, महापद्मानंद का पुत्र था, महापद्मानंद का पुत्र था धनानंद, अपार धन संपदा थी, चाहता तो अगर 1% भी खर्च कर देता तो अलेक्जेंडर को धूल चट मतलब अलेक्जेंडर को वही निस्तेनाबूद कर देता, पर नहीं ना, जब तक अपना घर नहीं जला तब तक नहीं पता चलता। चलो जी, तो कहां तक बताया मैंने भाई, कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत किस किस को समाहित किया है, नंबर 1 पुराण। कौटिल्य ने क्या कहा, इतिहास में क्या क्या शामिल है, नंबर 1 पुराण, नंबर 2 इतिवृत्त, नंबर 2 इतिवृत्त, नंबर 3 आख्यायिका, नंबर 3 आख्यायिका, नंबर 4 उदाहरण, नंबर 5 धर्मशास्त्र, नंबर 6 अर्थशास्त्र, नंबर 6 अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य ने की। और यह भी समझ लो कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस। क्या है, लोक प्रशासन और, अरे भाई जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अंदर क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के बारे में लिखा उन्होंने अर्थशास्त्र। राजा के कर्तव्यों के बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है ना। और राजा के कर्तव्य लिखे उन्होंने कि राजा को कैसा होना चाहिए, है ना, राज्य की डेफिनेशन दी। और एक बहुत बाद में हुआ मैकियावेली, उसके साथ तुलना की जाती है किसकी, चाणक्य की, कौटिल्य की। तो ये भी क्वेश्चन बना कि कौटिल्य की तुलना किस यूरोपीय, किस पश्चिमी विद्वान से की जाती है, तो मैकियावेली से की जाती है। और मैकियावेली ने किताब लिखी द प्रिंस। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र की तुलना किस पुस्तक से की जाती है, तो द प्रिंस से की जाती है। किससे की जाती है भाई, द प्रिंस भी पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, उसकी विषय वस्तु भी क्या है, राजनीति विज्ञान है, उसकी विषय वस्तु भी क्या है, राजनीति विज्ञान है। इतना समझ में आ गया। कौटिल्य राजा से दोपहर में इतिहास सुनने की अपेक्षा करता है, राजा से क्या, दोपहर में इतिहास सुनने की अपेक्षा करता है। इतिहास को सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल परिवर्तनों के सीमांकन के आधार पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में वर्गीकृत किया जाता है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल ने 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आंसर जेम्स मिल 1817। यहां से क्वेश्चन बना है, हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आंसर जेम्स मिल। और कब लिखी है, 1817 में। ये जेम्स मिल कहां के थे, ये स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड की राजधानी कहां है, और इसको लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है, केक की भूमि स्कॉटलैंड, है ना। सॉब्रिक्विट जब यूज करते हैं हम तो लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड। चलो जी, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्य काल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल के रूप में विभक्त किया। ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडेन प्रेस से 1904 ईस्वी में भारत के प्राचीन इतिहास पर विंसेंट ए स्मिथ की लिखी हुई किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। अब भाई ये 2 किताबें याद कर लो अभी। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817, ये किसने लिखी, स्कॉटलैंड के एक विद्वान थे जेम्स मिल, उसने लिखी। दूसरा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, आंसर वी.ए. स्मिथ ने लिखी। वी.ए. स्मिथ आगे बहुत जगहों पर हम इनका नाम सुनेंगे, कई जगह पर बोलेंगे कि ये ऐसा वैसा, इतिहास में मतलब अपने कमेंट देते हैं वी.ए. स्मिथ, विंसेंट ए. स्मिथ। और इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, 1904 में प्रकाशित हुई, ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडेन प्रेस से प्रकाशित हुई। ठीक है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण में साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले तो समझ लो कि जब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो 2 स्रोत होते हैं। कौन से, आपने फ्लो चार्ट बनाना है, 2 स्रोत होते हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब होता है लिटरेचर, साहित्यिक मतलब
लिटरेचर। और पुरातात्विक मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अरे भाई कहीं का भी इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं, सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो उसमें दो सोर्स होते हैं मेन, एक आर्कियोलॉजिकल होता है, एक लिटरेचर होता है। दूसरा क्या होता है? लिटरेचर। इतना समझ में आ गया? जब आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर सबसे पहले क्या आएंगे? अभिलेख आएंगे, इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है इनको, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख को क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन, है ना? इनके बारे में पढ़ना है अभी हमने। दूसरे नंबर पे आते हैं सिक्के या मुद्राएं, जिनको कॉइन्स बोला जाता है। सिक्के या मुद्राएं, कॉइन्स बोला जाता है। उसके बाद आते हैं क्या? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, है ना? पढ़ेंगे PGW वगैरह वगैरह पढ़ेंगे हम, वेयर जो होते हैं मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। उसके बाद आती है मोहरें। उसके बाद क्या होते हैं? मोहरें, स्टैंप जो होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्मारक। उसमें क्या होते हैं? स्मारक होते हैं, मूर्ति कला होती है, चित्रकला होती है। तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है। दूसरा सोर्स होता है साहित्यिक स्रोत, है ना? लिटरेचर वाला जो सोर्स है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? धार्मिक ग्रंथ। कौन कौन से? धार्मिक ग्रंथ अलग होंगे, लौकिक ग्रंथ अलग होंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण अलग होगा। विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसका एक फ्लो चार्ट बनाना आपने, इतिहास को उसी तरह से पढ़ा जाता है ना? तो मैंने क्या कहा आपको? साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या? धार्मिक ग्रंथ, दूसरा लौकिक ग्रंथ, यानी धर्मेत्तर ग्रंथ भी बोलते हैं इनको। लौकिक ग्रंथ को क्या बोलेंगे? धर्मेत्तर शब्द अगर आ गया तो धर्म से अलग लौकिक ग्रंथ जो हो गए। और अगला फिर क्या पढ़ेंगे? विदेशी यात्रियों का विवरण। यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, यहां से विशेष ध्यान देना है आपने। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक। पुरातात्विक स्रोत अत्यधिक प्रमाणिक होते हैं। भाई सीधी सी बात है, एक टीला था, उसको हमने खोदा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात मैं अगर करूं तो चार्ल्स मेसन ने देखा सबसे पहले एक टीले को। किसने देखा? फिर अलेक्जेंडर कनिंघम की भी नजर पड़ी। और अंग्रेज लोगों की एक विशेषता होती थी कि वो जो भी देखते थे उसको लिखते थे, डायरी में लिख दिया या किसी में लिख दिया उसको। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि उस जमाने में बहुत बड़े अधिकारी थे, है ना, उन्होंने देखा। फिर खुदाई शुरू हुई। खुदाई बहुत बाद में शुरू हुई, 1921 के आसपास हड़प्पा में। तो नीचे पता लगा या तो क्या मिला, कभी रेलवे जा रही थी ना वहां से, तो जब खोद रहे थे तो ईंटें मिल रही थी पक्की। तो लोगों ने निकाली कुछ अपने यहाँ लेके, कुछ रेलवे में लगा दिया, जो भी चीजें की होंगी। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि नीचे से कितनी बड़ी सभ्यता, कितनी प्राचीन सभ्यता निकलने वाली। फिर नीचे खोदा तो पता चला क्या? एक सभ्यता निकली। सभ्यता क्या निकली? नगर निकले। नगर निकले तो पता चला गजब का पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, गजब की सड़कें चौड़ी चौड़ी, नालियां बड़ी गजब की उस जमाने के हिसाब से। और हैं कब की वो? 2350 से 1700 BC के आसपास की बात। 2350 से अब 2350 में आप 2025 जोड़ दो, कितना हो गया? लगभग 4000 साल से भी ज्यादा हो गया, 4 साढ़े 4000 साल से भी ज्यादा हो गया। इतने साल पहले भी हड़प्पा में एक नगरीय सभ्यता क्या कर रही थी? मौजूद थी। लोग रह रहे थे, बाजार लगते थे, लोग बड़े अच्छे पैटर्न से रह रहे थे। तो वो तो क्या मिल गया? प्रमाण मिल गया हमें। फिर और खुदाई की तो पता, कई जगहों पर फिर खोदा तो फिर एक और नगर निकला नीचे से। कई जगह पर और खोदा तो नीचे क्या निकला? एक और संस्कृति निकली। तो जो जितने नीचे से निकलेगी खुदाई में, वो उतनी पुरानी संस्कृति मानी जाएगी। जैसे जो ऊपर निकली, माना अगर आप अपने ऋषिकेश में खुदाई कर रहे हो, श्यामपुर वाला साइड बताया जाता है कि कुषाणों का क्या था, क्षेत्र था। आपने कोई चीज खोदी तो पता चला वहां से एक संस्कृति निकली। फिर आपने और खोदा, नीचे से एक और संस्कृति निकल सकती है। फिर और खोदा तो, क्योंकि हमें तो ये लगता ना कि वर्तमान में जो है बस वैसे ही था शुरू से, ऐसा नहीं है। भाई पता नहीं कितनी बार क्लाउड बस्ट, कितनी बार अवलांच, पता नहीं कितनी बार कितनी भयानक बाढ़ें आई होंगी, पता नहीं कितनी बार। अब तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि धराली एक जगह थी, वहां पर अचानक से क्या हुआ? फ्लड आया ऊपर से और 50 फुट नीचे क्या हो गया? दब गया। माना 1000 साल बाद वहां पर खुदाई होगी तो क्या वो सभ्यता नहीं निकलेगी?
निकलेगी। और आपको क्या लगता है कि जैसे वो समा गया तो क्या मानवीय गतिविधियां शून्य हो जाएंगी वहां पर? नहीं, फिर दोबारा आदमी वहां पर क्या करेगा, बस एक पहले एक छोटा सा दुकान लगेगी, फिर बड़ी 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 करते करते फिर भूल जाते हैं लोग आपदाओं को, फिर वही होना है, फिर कोई बड़ी त्रासदी होगी, फिर दोबारा क्या। तो इस तरह से शहर बसते जाते हैं, उसके ऊपर से क्या लेयर्स बनती रहती है। तो मैंने कहा आपको सबसे प्रमाणिक क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं सबसे प्रमाणिक होते हैं, और इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जहां साहित्यिक स्रोत मौन है वहां हमारी मदद पुरातात्विक स्रोत करते हैं। भाई साहित्यिक स्रोत मौन है, मतलब जिनके साहित्य में जिनका उल्लेख ही नहीं है, वहां पर क्या मिलता है हमें? पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? आंसर अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे? आंसर अलेक्जेंडर कनिंगम। इनका नाम इंडस सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने टीले को देखा, फिर अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखा उसके बारे में, ठीक है। चलो, तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत 4 प्रकार के स्रोत पढ़ने हमने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम सिक्के यानी मुद्राएं यानी कॉइन्स, स्मारक पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स, और उसके बाद मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, स्टैच्यू एंड आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया हमारा कौन सा पोर्शन? अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो भाई प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों के से अधिक होता है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, सिक्कों, मूर्तियों आदि पर अंकित मिलते हैं। पाषाण शिलाओं यानी पत्थर की एक शिला होगी, उस पर कुछ लिखा हुआ होगा। उदाहरण के लिए अगर आप कालसी कभी जाएंगे, यहाँ से देहरादून जाओ, देहरादून से हरवटपुर, डाक पत्थर, कालसी पहुंच गया आप जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में, वहां पर जाइएगा, वहां पे आपको एक अशोक का शिलालेख मिलेगा, बहुत बड़ी एक चट्टान है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर फॉरेस्ट ने उसको खोजा था, ठीक। तो अब वो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ होगा वहां पर कि जी क्या लिखा हुआ है अशोक ने, मतलब किन किन चीजों के बारे में लिखा हुआ, ये समझ में आ गया। तो ऐसे देश के अनेक कोनों से कुछ शिलाएं मिली हैं, उन पर अभिलेख मिले हैं, ऐसे कुछ स्तंभ मिले हैं, मतलब पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम? जो हमारे शिलालेख हैं उनको रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं, जो हमारे स्तंभ लेख हैं उनको पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं। कुछ ताम्रपत्र अभिलेख होते हैं उनको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। पुराने जमाने में राजा क्या करते थे, माना भूमि दान करना है तो आपके नाम से कॉपर प्लेट पर लिखवा देंगे कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की भूमि इनको हस्तांतरित की जाती है। इनसे हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? नीचे राजा का मोहर होती है, इतना समझ में आ गया। दीवारों पर लिखे हुए अभिलेख मिले हैं, सिक्कों पर अभिलेख मिले हैं, कॉइन्स पर, है ना। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, है ना, कलेक्टर ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिज्म जो हो गया वो क्या हो गया? सिक्कों का अध्ययन हो गया। मूर्तियों पर अभिलेख मिले हैं, मूर्ति पीठी का अभिलेख मिलते हैं, मूर्ति के पीछे लिखा हुआ होता है कई बार, ये मूर्ति किसने दी, कहाँ, क्यों दी, कब दी, ये सब लिखा होता है, ठीक है। सर्वप्रथम कनिंगम ने 1877 ईस्वी के में कालक्रम के अनुसार मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्तकालीन अभिलेखों को संग्रहित करके कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ को प्रकाशित कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आंसर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। और अलेक्जेंडर कनिंगम ने कब प्रकाशित करवाया? 1877 में प्रकाशित करवाया। उन्होंने कालखंड देखा उन्होंने कि भाई पहले मौर्य थे तो पहले मौर्यों को रखा, फिर उसके बाद मौर्योत्तर, यानी मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद, है ना। अगर मैं कहीं पर इंग्लिश में बोल रहा हूँ प्री मौर्यन तो मौर्यों से पहले, है ना। क्या बोल रहा हूं? प्री मौर्यन मतलब मौर्यों से पहले, फिर मौर्य, फिर मौर्योत्तर, मौर्योत्तर मतलब पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्य मतलब मौर्योत्तर, मौर्यों के बाद, ठीक है। मौर्यन बोलूंगा तो मौर्यों के समय, पोस्ट मौर्यन बोलूंगा तो मौर्यों के, मौर्योत्तर या मौर्यों के बाद।
गुप्तकालीन, गुप्तों के समय में, ठीक है। ये अभिलेखों को संग्रहित किया, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ प्रकाशित करवाया। सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख जो है हड़प्पा कालीन है, परंतु अभी ये पढ़े नहीं जा सके हैं। भाई हड़प्पा सभ्यता जो है, इसीलिए उसको आद्य इतिहास में रखते हैं। आद्य इतिहास ऐसे इतिहास को कहा जाता है जिसमें अभिलेख मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके। कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि हमने पढ़ लिया है, हमने सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन क्या आद्य इतिहास में रखा जाता है किसको? कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा, और आद्य इतिहास में रखा जाता है। तो सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख कौन सा? हड़प्पा कालीन है, परंतु अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सबसे प्राचीन जो पढ़े गए अभिलेख हैं वो अशोक के शिलालेख है, यानी मौर्य काल में एक सम्राट अशोक हुए, उनका जो शिलालेख है वो पढ़े गए हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का पढ़ा और उसका उद्वाचन किया। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो ग्रुप सी के भी क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? आंसर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा, 1837 में पढ़ा। इतना समझ में आ गया। आर्यों के आगमन संबंधी सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो 1400 ईसा पूर्व का बोगाजगोई अभिलेख है। अशोक के अभिलेख से भी पहले के अगर अभिलेखों की मैं बात करूं तो कभी टर्की जाना हो, टर्की सुना है? एर्दोगन सुना होगा, एक नाम आपने, भारत विरोधी बातें करता रहता है ना। तो टर्की जो है बिल्कुल यूरोप, और जहां पर एशिया खत्म होता है, जहां पर यूरोप शुरू होता है, जहां पर आपका क्या है, कौन सा सी? बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, डार्डनलीज स्ट्रेट को पार करके आप यूरोप पहुंचते हो। तो टर्की में अगर आप जाओगे तो उस टर्की में, जिसको कि एशिया माइनर भी कहा जाता है, वहां पर एक जगह पड़ती बोगाजकोई। क्या नाम? बोगाजकोई। वहां से एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य। इनके नाम मिलते हैं। तो भाई हमारे देवता वहां कर क्या रहे हैं? वहां कहां से आ गए? इसका मतलब आर्यों की कई शाखाएं कई कई दिशाओं में क्या हुई? एक शाखा हमारी कहां को आई? आर्यों की एक शाखा पंजाब की ओर आई, एक शाखा ईरान की ओर चली गई, ईरान होते हुए शायद वो कहां, एशिया माइनर तक पहुंच गई। अपने देवताओं को नहीं भूला उन्होंने, शिलालेख पर खुदवा दिया, वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य। वरुण ऋतस्य गोपा जनस्य राजा कहा जाता है। वरुण को क्या बोला जाता है? ऋतस्य गोपा जनस्य राजा। इंद्र, देवराज इंद्र तो सुनते रहते हैं, नाटक देखे होंगे आप। इंद्र, वरुण, इंद्र, मित्र और नसात्य। और नसात्य यानी अश्विन, नसात्य यानी अश्विन। तो आप ये सोचो कि 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व का मतलब हो गया ये 2000 क्या चल रहा है, 25, 2025 में 1400 जोड़ दो तो जितना निकलेगा, इतने साल पहले टर्की में कुछ आर्य अपने देवताओं के नाम उत्कीर्ण कर रहे थे। किस पर? दीवार पर। इतना पुराना, यानी ये आपका मौर्य काल से भी पुराना अभिलेख है। कौन सा? बोगाजकोई अभिलेख। और इसमें 4 देवता पूछता है, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी, वो 4 देवता कौन है? तो VIMN, विमेन करके याद करते हैं इसको। वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य। नासात्य को साथ में आपने अश्विन भी लिखना है। क्या लिखना है? अब नाम नहीं सुना होगा आपने, अश्विन कुमार नहीं सुने होंगे, सुने हैं? सूर्य की पुत्री सूर्या, भी आगे चल के पढ़ेंगे आप। सूर्य के जो देवताओं के सूर्य पुत्र जो है वो अश्विन कुमार हैं। देवताओं के जो भिषज हैं, भिषज मतलब वैद्य, डॉक्टर, वो कौन है? अश्विन कुमार, अश्विन भाई। ठीक है, इतना मेरे ख्याल समझ में आ गया। उसके बाद पारसी सम्राट दारा प्रथम, डेरियस, पारसी सम्राट दारा प्रथम का पर्सिपोलिस और बहिस्तून नामक अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना देता है। इसका मतलब भारत पर पारसियों का भी आक्रमण हुआ। किसका हुआ? पारसियों का भी आक्रमण हुआ। और उसमें नाम किसका आ रहा है? डेरियस का। और डेरियस को हमारे लोग क्या बोल रहे हैं? दारा। और इवन अभी भी रखते हैं पंजाब में नाम दारा। अगर कोई पहलवान है तो उसका नाम क्या रखता है? दारा सिंह। दारा सिंह जी का नाम सुना होगा तुमने। यानी वो परंपराएं चली आ रही हैं। यानी वो जो बूढ़ी दादी है आज भी वो चाहती है कि मेरा जो पोता हो कैसा हो? दारा जैसा हो। यानी दारा का नाम जो हो किस, उसमें पहलवानों में गिना जा रहा है। समझ में आ रहा है?
तो पारसिक सम्राट दारा प्रथम के परसी, इसके अभिलेख याद करने हैं आपने, अब दारा सिंह मत याद करना। क्या याद करना? दारा या डेरियस के परसिपोलिस और बहिस्तून नामक अभिलेख कहां से मिले हैं? साउथ वेस्ट इंडिया से मिले हैं, पश्चिमोत्तर भारत यानी साउथ वेस्ट इंडिया, जो ये बताते हैं कि ईरानी साम्राज्य का विस्तार यहां तक हो चुका था। ईरानी लोग, पारसी लोग यहां तक आए थे। इतना समझ में आया? अच्छा, अपने यथार्थ रूप में अभिलेख जो है अशोक के शासन काल से मिलते हैं। यथार्थ रूप से जो अभिलेख मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? अशोक के शासन काल से मिलते हैं, जिससे उसके साम्राज्य की सीमा, धम्म, शासन पद्धति, इन सब पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। भंडारकर, ये इतिहासकार हैं बहुत बड़े, भंडारकर महोदय ने तो केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक समय में कि केवल अभिलेखों को आधार बनाकर इतिहास लिखने वाले विद्वान इतिहासकार कौन है? आंसर भंडारकर, जी.आर. भंडारकर, जी.आर. भंडारकर, है ना? ठीक है जी। अशोक के बाद अभिलेखों में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख का उल्लेख किया जा सकता है। मैंने बताया उड़ीसा अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको एक खारवेल का अभिलेख मिलेगा, चेदी शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना? शायद इसमें इसको भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक भी कहा गया है, कुछ ऐसा कहा गया मेरे ख्याल से, भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिससे खारवेल की उपलब्धियों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। तो खारवेल की उपलब्धियों का ज्ञान हमें कहां से मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा से मिलता है। क्लियर हो गया? उसके बाद सक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है हमें, कहां से? गुजरात से। गिरनार की जो पहाड़ियां हैं उसके आसपास जूनागढ़ है, जूनागढ़ से जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख किसका? सक छत्रप रुद्रदामन का। ऐसा समझ में आ गया? और कमाल की बात है कि सक छत्रप रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में मतलब किस किस का उल्लेख किया? चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख कर रखा है, अशोक का भी उल्लेख कर रखा है, तो अपना तो करना ही था। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें 3 शासकों के नाम मिलते हैं? नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 अशोक और नंबर 3 रुद्रदामन। और जब ये क्वेश्चन बना तो जो अंदर पेपर देने वाले थे वो, अगर आप पूछें तो बड़े आश्चर्यचकित हो गया, यार ऐसा कौन सा अभिलेख होगा? ये तो अलग अलग कालखंड के लोग हैं। अब कालखंड के लोग हैं तो इन तीनों के नाम क्यों आए? उसके पीछे भी एक कहानी है, उसको सुन लो। और यह भी समझ लो कि भारत में एक पत्थर पर संस्कृत में शिलालेख खुदवाने वाला, अभिलेख लिखने वाला पहला राजा कौन है? विदेशी है, शक शासक रुद्रदामन। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पहला संस्कृत शिलालेख किसने खुदवाया? आंसर रुद्रदामन ने। और उस पहले संस्कृत शिलालेख का नाम क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। और उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने एक झील का निर्माण कराया जिसका नाम है सुदर्शन झील। क्या नाम है? सुदर्शन झील। क्या बोला उसने? कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के, मतलब गुजरात तो मैं बोल रहा हूं, उस समय थोड़ी जानते थे वो गुजरात, मतलब सौराष्ट्र बोला गया। सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल है, उसने यहां पर क्या किया? एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कालांतर में अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के यवन जातीय राज्यपाल तुषाश्प ने उस पर कुछ काम कराया, उसका मतलब उसको और मजबूत किया, जो भी किया होगा। उसके बाद फिर रुद्रदामन लिख रहा है कि मैंने भी कराया उसमें काम। और आगे चलकर एक राजा और कराता है, कौन? स्कंदगुप्त भी इसमें काम कराता है। यानी वो जो सुदर्शन झील है वो बिफोर क्राइस्ट से लेकर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर, और एना डोमिनी यानी स्कंदगुप्त, बाद का शासक है स्कंदगुप्त, यानी विक्रमादित्य के भी काफी बाद का, कुमारगुप्त के बाद का है, तब तक ये सुदर्शन झील काम कर रही सौराष्ट्र प्रांत। यानी क्या निर्माण कार्य रहा होगा भाई? कम से कम कितने साल? 300, 500, 800 साल लगभग, 700-800 साल तक एक झील क्या कर रही है? उस क्षेत्र के लोगों के लिए पानी की क्या कर रही है? आपूर्ति कर रही है, सिंचाई की आपूर्ति कर रही है ना? ये समझ में आ गया। तो मैंने कहा शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन, इनके विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही आपका एक सातवाहन नरेश हुआ पुलमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसका जो उल्लेख मिला है वो नासिक गुहा लेख से मिलता है, जिसमें उसकी धार्मिक नीति की जानकारी मिलती है। एक सातवाहन वंश भी हुआ,
मात्र सत्तात्मक राजवंश, माँ का नाम लेते हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। जैसे हम बोलते हैं ना महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र अर्जुन बोलते हैं, ऐसे ही यहां पर भी इस वाले जो ये राजवंश है सातवाहन, इसमें क्या होता है, माता का नाम को प्रधानता दी गई है। राजाओं के नाम के आगे क्या लगा, उनकी माँ का नाम लगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। समझ में आ गया? तो उसमें जो पुलमावी है उसका जो उल्लेख मिल रहा है, धार्मिक संबंधी नीति की जानकारी जो मिल रही है, वो किस अभिलेख से मिल रही है? नासिक से। नासिक कहाँ पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में पड़ता है ना। विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। किसमिस मिलते हैं नासिक में बड़े अच्छे। कुंभ लगता है नासिक में, किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी। कहाँ कहाँ लगता है भाई कुंभ? हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज का तो अभी हुआ संपन्न, है ना। उसके बाद नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है। उज्जैन कहाँ है? अरे कौन प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। कौन नदी के किनारे है, मतलब किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे। ये भी पता होना चाहिए। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है कुंभ, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है कुंभ, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है कुंभ, और उज्जैन में जहां पर की महाकालेश्वर टेम्पल है वहां पर क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और एक और कुंभ है हिमालयी कुंभ, जिसको बोलते हैं नंदा राज जात यात्रा। हिमालयी कुंभ की संज्ञा दी गई है उसे। सबसे लंबी धार्मिक यात्रा, पैदल धार्मिक यात्रा, 280 किलोमीटर चलना पड़ता है ना। कहा? नंदा राज जात। 2026 में मेरे ख्याल से, अगले साल तैयारी शुरू हो चुकी है। चौसिंगिया खाडू पैदा हो चुका है ना। उसके गले पे अब गेरुआ फांचा डाला जाएगा, उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। अलग अलग जगहों से छतौलियां मतलब रिंगाल के बनी हुई छाते जो होते हैं, छतौलियों में अलग अलग लोग अपनी नंदा लेके आएंगे, देवी लेके आएंगे, है ना। नंद केसरी में कुमाऊं की नंदा, गढ़वाल की नंदा का संगम होगा। उसके बाद बाण जो कि आखिरी गांव है, उसके बाद मतलब आगे सड़क नहीं है, आगे मानव बस्तियां नहीं मिलती है। फिर बाण से चलेगी तो वैसे कहां से, कांसुआ के कुंवर कराते हैं इसको, कहां से चलेगी? नोटी या कांसुआ, कांसुआ या नोटी से चलेगी। और उसके बाद बाण वो जगह है जहां पर बस आपको आखिर इंसानी बस्ती दिखेगी। उसके बाद फिर चलना है, फिर पड़ाव मिलेंगे आपको अलग अलग, है ना। उसके बाद बेदनी बुग्याल मिलेगा। बेदनी बुग्याल बड़ा सुंदर बुग्याल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल, वेदों की रचना हुई जहां पर, जहां से आपको नंदा घुमटी के दर्शन होंगे। इतना बड़ा बुग्याल की खो जाओ, इतना बड़ा बुग्याल है। बुग्याल मतलब समझ रहे हो? अरे एरिया नहीं होता भाई बुग्याल। मखमली घास, जड़ी बूटियां, अनेक जड़ी बूटियां, हरा बिल्कुल जिसे बोलते हैं, है ना। उसके बाद और आगे जाओगे आप, फिर नचौनिया पातर एक जगह मिलेगी आपको, जहां से आगे स्त्रियों का जाना वर्जित था पहले, अब तो जाती है। पहले था, मना था कि नचौनिया पात्र से आगे महिलाएं नहीं जाएंगी। उसके बाद भगवा बासा भी मिलेगा आपको। फिर आपको रूपकुंड मिलेगा, नरकंकालों की भूमि मिलेगी, 9-9 फुट लंबे नरकंकाल मिलेंगे वहां पर। समझ में आ गया? चलो भाई, कहाँ ले गए आप मुझे? चलो, तो कहां तक पहुंचे हम लोग? नासिक गुहा लेक किसका है? सातवाहन नरेश पुलमावी का है। इतना क्लियर हो गया। गैर सरकारी अभिलेखों में यवन शासक अंटिलकिडास के राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ, विदिशा या बेस नगर का गरुड़ स्तंभ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2nd सेंचुरी बीसी में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दरअसल क्या है कि एक राजा है, यवन राजा, यवन राजा अंटिलकिडास है। एंटियाल किडस भी बोलते हैं इसको, अंटिलकिडास भी बोलते हैं, एंटियाल किडस भी बोलते हैं। तो ये कहाँ का है भाई? तक्षशिला का शासक है। कहाँ का? अरे भाई अलेक्जेंडर चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग उससे पहले अलेक्जेंडर का आक्रमण हो चुका था भारत में। वो वापस चला गया। यहाँ की जनजातियों ने इतना मारा उसको कि वो बेबीलोन, जो आपका ये क्या मेसोपोटामिया जिसको बोलते हैं, इराक में हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन सुना होगा, बेबीलोन में जाके उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो उसका एक पैटर्न था ना कि जहां जहां वो जीतता था वहां अपने छत्रप नियुक्त करता था। छत्रप का मतलब गवर्नर, और वहां पर अपने सैनिक छोड़ देता था। क्या करता था? तो अलेक्जेंडर मर गया, उसके छत्रप थोड़े मरे,
तो उसके छत्रप जो जहां पर थे वो वहां के राजा बन गए। आगे चलकर हिंदी वन शासक बोलते हैं उनको, इंडो ग्रीक बोलते हैं। समझ में आया? उन छत्रपों में से एक छत्रप, छत्रप प्रणाली में ही कौन आ रहा है? एंटियल किडस आ रहा है। एंटियल किडस का एक राजदूत भेज रहा है, वो अपना राजदूत भेज रहा है। किसके समय में? पुष्यमित्र सुंग के समय में, मतलब सॉरी, सुंग वंश के समय में भेज रहा है। किसके समय में? सुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी, उस वंश के राजा के पास भेज रहा। उस वंश में भी 9वें राजा भागवत के दरबार में भेज रहा है। किसके दरबार में? यानी सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में भेज रहा है अपना राजदूत, जिसका नाम है हेलियोडोरस। और वो यहां आकर इतना प्रभावित हो रहा है कि वो भागवत धर्म को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और भागवत धर्म को ग्रहण करके विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर रहा है। और वहां पे लिख रहा है देव देवस, भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन क्या? गरुड़ है, इसलिए वो गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर रहा है। इतना समझ में आ गया? और ये कहानी है लगभग 2nd सेंचुरी BC की, यानी द्वितीय शताब्दी, यानी 200 BC के आसपास की बात है ये। तो 2nd सेंचुरी BC में विदिशा वाला जो क्षेत्र है, बेसनगर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भागवत धर्म का क्या था? विकसित हो रहा था। इसके प्रमाण मिलते हैं हमें इससे। और ये अब क्या करना, यूट्यूब पे जाना और वो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ देखना विदिशा का, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यार कितना पुराना है ये। लगभग 2025 तो ये चल रहा है, 200 और जोड़ दो उसमें, तो यानी 2200 साल पुराना गरुड़ स्तंभ। 2200 साल पहले उस जगह पर भागवत धर्म चल रहा था, विकसित हो रहा था। ऐसे समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है भाई, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है। आप प्रयागराज जाओगे, जैसे इलाहाबाद बोलते थे कुछ समय पहले, अगर आप प्रयागराज में जाओगे तो क्या होगा? वहां पे आपको प्रयाग प्रशस्ति पूछना किसी से, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ मिलेगी? तो प्रयाग स्तंभ लेख में मिलेगी। प्रयाग स्तंभ लेख है क्या? वैसे अशोक का अभिलेख है। वो क्या है? एक पिलर है, उस पर सबसे ऊपर अशोक का अभिलेख है, उसके नीचे उसकी रानी कारवकी का अभिलेख है, उसके नीचे समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है और महासंधि विग्रहिक है हरिसेन, उसने चंपू शैली में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? अपने राजा की 100 विजयों का उल्लेख कर रखा है, अपने राजा की प्रशंसा की है। प्रशंसा को ही प्रशस्ति कहा जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। और उसके नीचे फिर आगे चलकर कालांतर में जहांगीर ने भी कुछ लिखा है। तो अशोक का एक पिलर एडिक्ट, अशोक का एक पिलर है, खंबा जिसे बोलते हैं, या क्या रॉक पिलर एडिक्ट, जिसपे सबसे ऊपर अशोक का अभिलेख है, उसके बाद उसकी रानी कारवकी का अभिलेख है, उसके बाद हरिसेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त की 100 विजयों का उल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा की है, और उसके बाद उसमें जहांगीर ने भी कुछ लिखा है। इसी को बोलते हैं हम प्रयाग स्तंभ लेख। क्या बोलते हैं? तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। क्या हो जाती है भाई? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। कौन लेके आया था इस खंबे को? अरे भाई, इस पिलर को कौन लेके आया था? अकबर लेके आया था प्रयाग में, इलाहाबाद में। पहले कौशाम्बी में था, वहां से लेके आया। इन्हें आदत थी क्या करने की? इधर से उधर करने की। ऐसी एक दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ स्तंभ है, वो कोई टोपरा में था, कोई मेरठ में था, उनको लेके फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आ गया। 2 अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो आपको दिल्ली में मिलेंगे। एक कोटला फिरोज शाह में मिलेगा, दिल्ली कोटला, दिल्ली टोपरा, और एक दिल्ली मेरठ, है ना। ऐसे ही भाई एक मालवा का नरेश है यशोधर्मन। कौन? यशोधर्मन। उसका मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। इसमें तंतुवाय श्रेणी का भी उल्लेख हुआ है। तंतुवाय श्रेणी मतलब धागा बनाने वाली जो व्यापारिक वर्ग था, उनका भी उल्लेख हो रखा है। तो यशोधर्मन, मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख है। एक पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख है, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख। अब थोड़ा यहां पे रुक जाते हैं, मैं बताता हूं कि क्या है। 3 राजाओं के नाम याद करने हैं। नंबर 1, भारत का अंतिम महान नरेश कौन? हर्षवर्धन। कौन? भारत का एक मैप बना लीजिए, ऊपर का जो भाग है वो किसके पास है? हर्षवर्धन के पास है। उसकी राजधानी का कन्नौज है। कन्नौज सुने हो? गंगा नदी के तट पर कान्यकुब्ज कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है।
हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत में शासन कर रहा है, नर्मदा नदी तक उसका साम्राज्य है। कहां तक है? नर्मदा से नीचे चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड का क्या है? साम्राज्य है, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। और उसके नीचे दक्षिण भारत में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन का शासक है। नरसिंह वर्मन कौन? हाजी। अब क्या होता है, लड़ाइयां देखो हैं, भारत के अंतिम महान नरेश हर्षवर्धन को पराजित करता है चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। कौन करता है? ये लड़ाई कहां पर होती? नर्मदा नदी के तट पर होती है, नर्मदा नदी के तट पर। यानी हर्षवर्धन को हराने वाला कौन? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। और चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड की अपने पड़ोसी नीचे दक्षिण भारतीय राजा से लड़ाई होती है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट से। नरसिंह वर्मन फर्स्ट किसको हरा देता है? पुलकेशिन सेकंड को। इसका मतलब सबसे ताकतवर राजा कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, पल्लव। लेकिन अब ऐसा भी नहीं बोलेंगे भाई, कई बार क्या होता है कि भूगोल बड़ा विषम होता है, लड़ाई करनी क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। उत्तर वाला दक्षिण में नहीं लड़ सकता था, दक्षिण वाला उत्तर में नहीं लड़ सकता था। नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई भी ठीक है, वो मान लिया हमने कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में हुई, तो पुलकेशिन सेकंड ने जीत लिया उसको। पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हरा दिया। इन तीन राजाओं के नाम याद रखने आप, याद रहेगा। तो ये जो पुलकेशिन सेकंड है, इसका एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ये किसने लिखा भाई? किसने लिखा ऐहोल अभिलेख? अरे भाई किसी ना किसी ने तो लिखा, ये भी प्रशस्ति है। जो ऐहोल अभिलेख है रवि कीर्ति ने लिखा है। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने, जो कि दरबारी कवि है। किसका? पुलकेशिन सेकंड। ठीक है। ऐसे ही एक राजा भोज हुए, उनका ग्वालियर अभिलेख है। ये बड़े प्रसिद्ध अभिलेख है। ये क्या है? बड़े प्रसिद्ध अभिलेख है। कितना समझ में आ गया? कुछ अभिलेख मूर्तियों में, ताम्रपत्रों में इसके ऊपर भी अंकित हैं, जिनसे इतिहास विषयक सामग्री प्राप्त होती है। एक एरण अभिलेख है, मध्य प्रदेश से मिला है। मध्य प्रदेश में एरण से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वाराह प्रतिमा। वाराह प्रतिमा। ये बताया जाता है जब धरती काली कलंक पंख में समा रही थी, तो भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया, सुकर को वाराह कहा जाता है, जिसको आप सुअर बोलते हो। वाराह अवतार लिया और अपने दांतों में पृथ्वी को बैलेंस किया, ऐसा बताया जाता है, धार्मिक कथा है। ठीक है। तो वराह अवतार, वराह प्रतिमा है यहाँ पर एरण में। एरण मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे हूण राज तोरमाण का लेख अंकित है। हूण भी जो है वो विदेशी है। हूण क्या है? विदेशी है। अरे भाई अब तो पिक्चर देख ली होगी आपने, बाहुबली। उसमें जो जंगली दिख रहे हैं आक्रमण करने वाले, वो कौन है? हूण है। अब उनकी शक्लें सूरतें जो बनाई गई हैं लगभग लगभग वैसे ही थे हूण। समझ में आया? जंगली जनजाति थी, खतरनाक, क्या थे? मार काट करने वाले थे। बड़े बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया हूणों ने। रोम जैसे साम्राज्य को अटीला द हूण, अटीला द हण ने बर्बाद कर दिया, जिसको कि प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी बोलते थे। ठीक है। तो ये ऐसे जंगली थे कि इन्होंने रोमन साम्राज्य को ही बर्बाद कर दिया। तो भारत पर भी आक्रमण हुए। तो भारत में दो नाम पढ़ने हमने, एक तोरमाण और एक मिहिरकुल। एक राजा तोरमाण और दूसरा मिहिरकुल। और दोनों ही क्या करते हैं? हूण राज तोरमाण वाराह प्रतिमा स्थापित करवा रहा है। कहां पर? एरण मध्य प्रदेश। एरण मध्य प्रदेश में, जिससे उसके विषय में कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। भाई अगर मध्य प्रदेश तक तोरमाण का वाराह प्रतिमा दिख रही है ना, इसका मतलब दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया ही होगा। पिक्चर ऐसे नहीं बनी हुई। वो कौन सी? बाहुबली, महिष्मती है, महिष्मती। जय महिष्मती। चलो जी। ऐसे ही पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले विभिन्न राजपूत राजवंशों के लेख प्राप्त हुए हैं। गुर्जर प्रतिहार का जोधपुर प्रशस्ति, पाल वंश धर्मपाल का खालिमपुर लेख, देवपाल का मुंगेर लेख, नालंदा भागलपुर नारायणपाल का ताम्रपत्र अभिलेख, विजय सेन का देवपाड़ा प्रशस्ति, जयसिंह की उदयपुर प्रशस्ति, चंदेल शासक धंग का खजुराहो लेख, चेदी शासक कर्ण का बनारस ताम्रपत्र अभिलेख, गैड़वाल शासक गोविंद चंद का कमौली अभिलेख, यश कर्ण का जबलपुर ताम्रपत्र अभिलेख। ये सब इंपॉर्टेंट है। ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट पर कुछ लिखे हुए कुछ मिले हैं।
दक्षिण भारत में पल्लव, चोल आदि प्रसिद्ध राजवंशों के लेखों से भी उनके इतिहास का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है ना। ये समझ में आ गया। इसके बाद में कराऊंगा आपको क्या, सिक्के, मुद्राएं वगैरह। लेकिन एक बार मैं फिर दोबारा आपको अभिलेख एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक हमने नासिक अभिलेख पढ़ा, गौतमी बलश्री वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल में। गौतमी बलश्री जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों और उनके कार्यों का विवरण प्रदान करता है। कौन? नासिक अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बिना तिथि का है। हाथी गुम्फा ये उड़ीसा से मिला है। ये चेदी शासक खारवेल का है, जो कि कलिंग का शासक था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। पुराना नाम क्या है? खारवेल के शासनकाल के 13वें वर्ष तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है इसमें। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख इसी अभिलेख में मिला है। भारतवर्ष जो नाम मिला है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला शिलालेखीय प्रमाण है। शिलालेख पर संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। ये शक शासक रुद्रदामन का है। शक शासक जो है वो विदेशी हैं। शकों की कार्यात्मक शाखा का शासक है कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन की सैनिक विजयों और अन्य कार्यों का वर्णन किया गया है। और इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन का नाम मिलता है एक साथ। किस किसका? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन का नाम मिलता है। फिर प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख जो कि हरिसेन द्वारा रचित है। समुद्रगुप्त इसका राजा है हरिसेन का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और महासंधि विग्रही यानी युद्ध और शांति का मंत्री हरिसेन। ठीक है। ये अपने राजा की 100 विजयों का उल्लेख कर रहा है। समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों और उनके जीवन काल के संदर्भ में विवरण दे रहा है। ऐसे एक भीतरी स्तंभ लेख है, इसको भी जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं। स्कंदगुप्त का है। हूण आक्रमण की सूचना बता रहा है। ये इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के विषय में भी विवरण दे रहा है। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। तो भीतरी गांव अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त के समय के। तो भीतरी गांव में क्या है? हूण आक्रमण की सूचना। हूण और हूण राजा मैंने बता दिया कौन कौन है। कौन कौन है? तोरमान और मिहिरकुल। और ये बौद्धों के संहारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने तो बौद्धों के टेंटों में आग लगा दी जहां सम्मेलन हो रहा है। ये तो बौद्ध भिक्षु की गर्दन काटने पर एक स्वर्ण सिक्का देते हैं लोगों को। इतने खतरनाक क्या है? बौद्ध विरोधी। ठीक है। और इनमें से एक व्यक्ति शैव धर्म को भी मानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शैव मतलब भगवान शिव को। ठीक है। मंदसौर अभिलेख ये यशोधर्मन का है। मालवा के शासक है यशोधर्मन, उनका एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ये यशोधर्मन की सैन्य विजयों का विवरण दे रहा है। ऐहोल अभिलेख मैंने कहा रवि कीर्ति द्वारा रचित है। पुलकेशिन सेकंड की हर्षवर्धन पर नर्मदा नदी के तट पर जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें जो उसकी विजय हुई पुलकेशिन सेकंड की, हर्षवर्धन को पराजित किया चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने, उसका उल्लेख कर रहा है कौन? रवि कीर्ति। किसमें? अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में, या ऐहोल प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा जी, ग्वालियर प्रशस्ति ये बालादित्य कृत है। बालादित्य कृत मतलब बालादित्य ने इसको लिखा है। और ये प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में के समय का है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में विस्तृत वर्णन दे रहा है। देखो भाई, एक भोज परमार है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुना है? वो भोज परमार है। उनकी राजधानी मध्य प्रदेश में धारावर्ष है। धार, धार बोलते हैं उस जगह का नाम। क्या बोलते हैं? धार, है ना। वहां पे भोज सर का निर्माण कराया, एक तालाब का निर्माण कराया। वो भोज अलग है, विद्वान राजा है बहुत। क्या है? सरस्वती भरण कंठा भरण वाणी विलास, क्या क्या है, बहुत सारी किताबें उनकी, वो आगे चल के बता दूंगा मैं। तो वो राजा भोज अलग है। ये जो भोज है ये प्रतिहार शासक मिहिर भोज है। गुर्जर प्रतिहार कौन से? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में विस्तृत विवरण मिलता है। ऐसी उदयपुर प्रशस्ति है, ये परमार शासक उदयादित्य की है। परमार वंश के शासकों के नाम और उनके इतिहास का विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख ये सेन वंश के शासक, बंगाल में एक सेन वंश हुआ, उसके राजा हुए विजय सेन, उनके समय का उल्लेख है। बंगाल के सेन वंशीय शासकों का विवरण देता है कौन सा? देवपाड़ा अभिलेख। कौन सा? देवपाड़ा अभिलेख। और ये सेन राजा अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा, कौन सा राजवंश अपने आप को चंद्रवंशी मानता है? आंसर सेन वंश के लोग अभी भी हैं। सेन कास्ट होती है सेन, मुनमुन सेन, सुना है? अब हीरो हीरोइनों के नाम ही लेने पड़ेंगे, बाकी अगर मैं किसी वैज्ञानिक का नाम लूंगा तो हाँ। चलो,
एक वांगनगर प्रशस्ति है, कुमारपाल के समय की है, गुजरात का शासक था, चालुक्य शासक कुमारपाल के विषय में ज्ञान दे रहा है। तो ये सब आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। इसमें से प्री में कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इसके बाद में आपको अगले लेक्चर में प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत के अंतर्गत और उसमें भी पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में बताऊंगा। क्लियर?